बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज खान, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रफीक भट्टी साहब, ऑल द वे फ्रॉम मीरपुर आज़ाद कश्मीर। आप साबिक प्रिंसिपल कॉलेज रिटायर्ड हैं, कई किताबों के मुसन्नफ हैं, माहिर मैशियात हैं। पाकिस्तान पर इनकी गहरी दस्तरस है, डिफेंस के बेहतरीन तजिया निगार हैं, मैशत के बेहतरीन तजिया निगार हैं। आज इनसे मैंने बहुत सारे सवाल करने हैं, आज़ाद कश्मीर की सियासत के बारे में, मकबूजा कश्मीर की सियासत के बारे में, और ख़ास करके 5 फरवरी को एक यूम हज़ारे यकजहती हर साल मनाया जाता है, और इस साल भी यूम हज़ारे यकजहती मनाया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कोटली में गए, और फिर पीडीएम के जितने भी हमारे कौमी रहनुमा है वो मुजफ्फराबाद में गए। इस हज़ारे यकजहती मनाने का मकसद क्या था, और जो जुबान पाकिस्तान के कौमी लीडरों ने आज़ाद कश्मीर में जाकर बोली है, उसका कश्मीरियों को कितना फायदा होगा, और मकबूजा कश्मीर में क्या मैसेज गया है, और किस तरह हमारा मजाक उड़ाया गया है कि पाकिस्तान की सियासत एक दिन कम अज कम आजाद कश्मीर के सोयल पर, सरजमीन के ऊपर जाकर जिस तरह बयान की गई है, उस पर मैंने आज भट्टी साहब से बात करनी है। आप एक पूरी एक तारीख है आपकी, एक आप बकायदा सारी चीजें आपने बड़े करीब से देखी हैं। 1967 में मकबूजा कश्मीर से आजाद कश्मीर आए, उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन मुकम्मल की। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद आजाद कश्मीर का पाकिस्तान लाहौर से इन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की, फिर उसके बाद एलएलबी किया, उसके बाद सीएसएस किया, बैंक में रहे। बैंक में रहने के बाद फिर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट चले गए, कई अरसा तक मुख्तलिफ कॉलेजेस के प्रिंसिपल रहे, पहले लेक्चरर, फिर प्रोफेसर, फिर प्रिंसिपल रहे। उसके बाद आपने उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में आप कई कॉलेजों के प्रिंसिपल रहे। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर रफीक भट्टी साहब। वालेकुम सलाम मोहतरम मुकर्रम मेरे बरादरम और अजीजम शागिर्द रशीद शिराज खान जी, वालेकुम सलाम जी। आपके वक्त का हजरत, आपने मेरा तारुफ करवाया है। मैं 67 में नहीं बल्कि 65 में, जब ये इंडो पाक वार हुई थी, उस दौरान हिजरत करके आज़ाद कश्मीर में पहुंचा था अपनी फैमिली के साथ। 67 नहीं बल्कि 65। आपने मकबूजा कश्मीर से हिजरत की, आपके खानदान ने हिजरत की, वजूहात क्या बनी? देखिए, हिजरत बुनियादी तौर पर तो हमारे अकीदे का हिस्सा है, लेकिन ये हिजरत जो हमने 65 में की है, 1965 में, 1965 में, ये उस जदोजहद का हिस्सा है, नतीजा है, जो कि कश्मीरी लोग जो है अपनी आज़ादी के हवाले से गुज़श्ता 7 दहाइयों से करते आ रहे हैं, बल्कि उससे पहले की भी तारीख मौजूद है। तो ये हमारी हिजरत जो है, ये हमारी आज़ादी की, यानी रियासत जम्मू कश्मीर के हक के खुद अरादियत और यूएनओ के उन करारदादों की रोशनी में है, जिसके मुताबिक रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को आज़ादाना, बगैर किसी इंटिमिडेशन के, बगैर किसी दबाव के अपने मुस्तकबिल का फैसला करने की और वो उनको रियायत है या उनका इस्तेकाक मंजूर किया जा चुका है। इस निस्बत से मैंने और मेरे खानदान ने, बल्कि बहुत से लोगों ने 65 में, 1965 में भारत के कश्मीर पर तसल्लुत के खिलाफ या कश्मीर पर आसद कब्जे के खिलाफ हमारी जद्दोजहद का नतीजा है ये जो हमारी हिजरत है। मैंने 65 के बाद अपना 67 में मीरपुर डिग्री कॉलेज से बीए का इम्तहान पास किया। फिर 69 में मैंने एमए इकोनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। फिर हमायत इस्लाम लॉ कॉलेज लाहौर से मैंने लॉ किया। उसके बाद मुझे हबीब बैंक में ऑफिसर की जॉब मिली। मैं हबीब बैंक में मैनेजर रहा, लेकिन मेरी जो अपनी एक बेंट ऑफ माइंड था, मेरा रुझान था, वो ये था कि मैं किसी तालीमी अदारे में जाऊं और मैं लोगों की जहनी, फिक्री और तहरीकी किस्म की तरबियत करूं, ताकि जिस मकसद के लिए मैंने हिजरत की है
वो मकसद हमारी कौम को, कश्मीरी कौम को हासिल हो सके। इसी के बायस मैंने हबीब बैंक की नौकरी से इस्तीफा देकर आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस कमीशन का इम्तहान पास करके एज ए लेक्चर मैंने ज्वाइन किया 1972 में। उसके बाद मैं लेक्चर से असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, फिर स्टेट प्रोफेसर हुआ, फिर प्रोफेसर हुआ, और यूं फिर 5-7 डिग्री कॉलेजेस का प्रिंसिपल भी रहा। और यूं इसके अलावा भी मैंने बहुत सी तालीमात की जो कोर्सेज हैं वो किए हुए हैं। तो अल्लाह के करम फजल से इस तमाम जिंदगी के अदवार में मेरी सारी तवज्जो जो है वो कश्मीरियात पे रही है। मैं माशियात को भी कश्मीरियात इसके साथ जोड़कर पढ़ाता रहा हूँ, और तकरीबन मैं कोई तकरीबन 1.5 दर्जन किताबों का मुसन्निफ भी हूँ, जिसमें कश्मीरियात पर भी हैं और सफ़रनामे भी हैं और समाजियात पर भी मेरी किताबें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस एतबार से मुझे बैरून मुल्क भी कई अदारों ने मुझे दावत दी। मैं बैरून मुल्क कई यूनिवर्सिटियों में जा चुका हूँ, दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया में, और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के जो आलमी कॉन्फ्रेंसेस हैं उनको भी अटेंड कर चुका हूँ, लंदन में भी और उसके बाहर भी, उसमें क्या कहते हैं हमारा हांगकांग में भी, और दीगर कई जगहों पर मैंने कश्मीरियात पर और माशियात पर और आज़ादी के हवाले से अपनी जो भी अल्लाह ताला की दी अता करदा सलाहियतें हैं या जो मेरे पास नॉलेज है, मैंने उसको शेयर करने की भरपूर ज़िंदगी गुजारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ मेरा ज़मीर मुतमईन है कि जिस मकसद के लिए मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया और सारी उम्र इसको इसके साथ रहा, आज भी मैं ओपन यूनिवर्सिटी में और दीगर अदारों में तालीम के लिए जाता हूँ, लेक्चर्स के लिए जाता हूँ, और अपने जो मेरे व्यूज़ हैं, व्यूज़ का मतलब यह है कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा कश्मीरी और एक अच्छा पाकिस्तानी, चूंकि हमारा तल्लुक जो है बुनियादी तौर पर कश्मीर की तहरीक आज़ादी, कश्मीरियों की आज़ादी का एक काविश है, एक जद्दोजहद है, एक तहरीक है, लेकिन साथ हमारा यह भी मकसद है कि कश्मीरी आज़ाद होकर पाकिस्तान को मजबूत बनाए। पाकिस्तान हमारी वजह से मजबूत हो सकता है, और जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलती तो ये मुमकिन नहीं है कि हमारी जो पाकिस्तान की रियासत है वो मजबूत हो सके। ये एक अहम नुक्ता है जिसे हमें फराख दिली से, कुशादगी से समझने की जरूरत है। अगर भट्टी साहब हम सीक्वेंस से चले और मैं सवाल आपसे करूं कि करंट पे अगर हम आते हैं, और करंट में 5 फरवरी हर साल यूम इज़हार यकजहती मनाया जाता है। इस साल भी यूम इज़हार यकजहती मनाया गया, और पीडीएम जो है जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, ये जो 3 मेन हमारे लीडर हैं, इन्होंने जो मुजफ्फराबाद में गुफ्तगू की, ये कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती का सिलसिला था। कितना उस जुबान को आपने किस तरह समझा, और इस सोइल पर, इस सरजमीन के ऊपर इज़हार यकजहती के मौका पर जो जुबान इस्तेमाल की गई, वो इंडिया के जो चैनल्स हैं, जो मीडिया है, उन्होंने देखा कि ये है आजाद पाकिस्तान के लीडर जो कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करने आए हैं, लेकिन आप देख लें कि इनकी जुबान ये थी। फिर अगर कोटली के जलसे में कहें को देखें अगर, तो उसमें वजीर आजम इमरान खान साहब अगर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करने गए थे तो एनआरओ का जिक्र नहीं होना चाहिए था, डाकुओं का जिक्र नहीं होना चाहिए था। शाह महमूद कुरैशी की जो तकरीर है उसको आप फॉलो करें, तो हमारे लिए तो ये एक तरह का इज़हार यकजहती नहीं हुआ, यूं में इज़हार इंतशार का बायस बनेगा। कश्मीरियों की तहरीक को में सबसे ज्यादा अगर कोई किरदार पाकिस्तानी अदा कर सकते हैं तो कश्मीरी को मुत्हिद करना है, उनको यकजा करना है, यही तो इज़हार यकजहती है। जबकि आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो हम हर रोज सुबह शाम 365 डेज एक दूसरे के खिलाफ सुनते हैं, वही आजाद कश्मीर में जाकर अगर बोली जाती तो किस तरह का इज़हार यकजहती है। आपका टाइम है अभी। देखें, मैं आपकी बात से कामिल इत्तेफाक करता हूं। हमें खुशी है कि रियासत पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम कश्मीरियों की आज़ादी के लिए संजीदा है, लेकिन हमें दुख होता है जब पाकिस्तान के सियासतदान या पाकिस्तान के हुक्मरान या पाकिस्तान का मुक़्तदर तबका जब आज़ाद कश्मीर में आकर अपने पाकिस्तान की सियासत की जो इख्तलाफात हैं
या इंतशारात हैं, जब वो यहाँ आकर आज़ाद कश्मीर में या कश्मीर के इस खत्ते में जिस जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, जब यहाँ आकर इजहार यकजहती के उन्वान से, इजहार यकजहती के इस मौजू पर आकर अपनी ही इख्तलाफात को बयान करते हैं, और बयान करते वक्त जो है वो आदाब गुफ्तगू और जो आदाब सियासियात हैं और जो आदाब होते हैं मदनी आदाब, उनको मलहूज़ खातर नहीं रखते और अपने इंतकामी बयानात, अपने मुखालफाना बयानात और एक दूसरे को नीचा दिखाने के बयानात जब देते हैं, तो उससे न सिर्फ हमारी तहरीक कमजोर होती है, बल्कि पाकिस्तान के अवाम जो कश्मीर की आज़ादी के लिए जज्बा रखते हैं वो भी मांद पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है। जो कुछ मुजफ्फराबाद में कहा गया, जिन अल्फाज में कहा गया, जिस लहजे में कहा गया, वो किसी भी सूरत में पसंदीदा नहीं है, और उससे इजहार यकजहती होने की बजाय हमारे अंदर इख्तलाफात की खलीज वसी हुई है। और कोटली में भी हमारे वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने इजहार यकजहती के मौके पर अपनी सियासी जो मुखालफीन है उनके लिए जो कुछ कहा, ये कहने की जरूरत नहीं थी। इसके लिए बड़ा फील्ड है पाकिस्तान के अंदर, कराची है, लाहौर है, पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ है। आप वहां जब भी कोई जलसा करें, वैसे तो नहीं करना चाहिए, हुक्मरानों को और अपोजिशन को अवाम के मसाइल हल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। एक दूसरे की टांगें खींचने या एक दूसरे को नीचा दिखाने से ना सियासतदान बड़ा होता है, ना सियासत को कोई हैसियत और अहमियत हासिल होती है। भट्टी साहब, अगर कश्मीर की पूरी तहरीक की बात करें, आजाद कश्मीर का जो खित्ता है, ये इसको आजादी का बेस बनना चाहिए था। ये जो आजाद कश्मीर में हुकूमत कायम होती है, ये बेस कम का किरदार अदा करती है। कश्मीर की तहरीक में आजाद कश्मीर के लीडर जो है, मेरे नुक्ता नजर से मैं समझता हूं कि ये कोई जाति उमरा का मजावर है, कोई बड़ी गाला का मजावर बनने जा रहा है, कोई लड़काना का मजावर है। तो हम तो यानी जो भी हुक्मरान वफाक में बैठा होता है, जो भी जमात होती है, वही लोग पुरानी शराब नई बोतल में डल जाती है, वो अपनी वफादारियां तब्दील कर लेते हैं। 35-35 30-30 साल से हम लोग वही देख रहे हैं, वही चेहरे। कभी वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में होते हैं, कभी वो मुस्लिम लीग में होते हैं, कभी वो पीपल्स पार्टी में है। तो आजाद कश्मीर के लीडरों का किरदार तहरीक आजादी के हवाले से आप कैसे देख रहे हैं? देखें मोहतरम शहराज खान जी, आपने बहुत अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई है कि ये जो आज़ाद कश्मीर की क़यादत है, ये क़यादत इस्लामाबाद की क़यादत की तब्दीली के साथ ही अपना किबला तब्दील कर देती है। और आजकल वही लोग जो हैं वो इसमें भी आ गए हैं, जो पीटीआई में भी आ गए हैं। जो कुछ पाकिस्तान में होता है वो उसकी अक्सबंदी जो है वो आज़ाद कश्मीर में होती है। जो हुकूमत पाकिस्तान में बनती है उसी को फॉलो करते हुए आज़ाद कश्मीर की क़यादत भी उधर ही अपना रुख बदल लेती है। आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों को पाकिस्तान से हटकर तहरीक आज़ादी की सियासत चलानी चाहिए, करनी चाहिए, चूंकि ये एक बेस कैंप के तौर पर कायम किया हुआ खित्ता है, जिसका मकसद ये था कि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर, भारतीय मकबूजा कश्मीर जो है, इनके लोगों को यकजा करके इस बिखरे हुए दो हिस्सों को यकजा करने की जिम्मेदारी जो थी वो हमारी आज़ाद कश्मीर की क़यादत पर थी, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पर थी। लेकिन आज़ाद कश्मीर में ये जो बरादरी इज़म है या जो इस तरह का जो हमारा यानी कि अदम इत्तेफाक और बाहमी इंतशार है, इसकी वजह से पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी मौका मिल जाता है कि वो इनको अपने अपने पाकटों में या अपनी अपनी जमातों के साथ मुंसलिक कर लेते हैं। बुनियादी तौर पर कमजोरी जो है वो मैं समझता हूँ मुझे ऑन करनी चाहिए। मैं खुद कश्मीरी हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान के सियासतदान ऐसा करते हैं,
वो जो भी करते हैं, हमें देखना है आजाद कश्मीर की क़यादत को कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आजाद कश्मीर के सियासतदान मजबूती से, तवानाई से, जुर्रत से, तदब्बर से पाकिस्तान की क़यादत को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को असल हकीकत और असल जो मामलात हैं उनसे आगाही देती, तो ये नहीं हो सकता था कि पाकिस्तान वाले या पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं या जो सियासी पार्टियां हैं वो यहाँ आकर अपने अपने मफाद या पार्टी के पॉलिटिक्स को यहाँ चलाएं। तो मैं ये आजाद कश्मीर के सियासतदानों की जिम्मेदारी पाकिस्तान के सियासतदानों पर नहीं डालूंगा। ये हमें अपना दामन और अपने ही गिरेबान को देखना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं। असल में हम आजाद कश्मीर की क़यादत वालों ने पाकिस्तान की क़यादत को प्रॉपरली नर्स नहीं किया, उनको प्रॉपरली डील नहीं किया, तो यूं बरादरी के मफादात के पीछे पड़ते हुए या थोड़े बहुत इलाकाई, ये पूंछ वाले हैं, ये जनाब जम्मू वाले हैं, ये जनाब कश्मीर वाले हैं, ये जनाब वैली वाले हैं, इस तरह की जो पार्टियां बनी हुई हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तानी क़यादत को भी यहाँ आकर जो कुछ आपने देखा है ये 5 फरवरी के दिन पर, ये कोई पसंदीदा फेल नहीं है। इस पर हमें दुख है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से आने वाले सियासतदान एक दूसरे का अपना भी एहतराम करें और हमारे अंदर भी अपने लिए एहतराम के जज्बात को रोशन करें, उनको फरोग दें। लेकिन नतीजा जो है वो उल्ट हुआ है। ये एक दिन मनाया है रवायती तौर पर, इकबाल ने फरमाया था हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। ये रवायात का सिलसिला है, ये आज़ादी का सिलसिला मुझे नहीं लगता। अगर आज़ादी की बात होती तो पीडीएमए वाले होते या पीटीआई वाले होते, ये यहाँ आकर एक ही बात करते कि हम आपकी आज़ादी के लिए आए हैं। ये एनआरओ की बात ना करते, ये दूसरों के लिए जो कुछ पीडीएमए वालों ने कहा मुजफ्फराबाद में ये ना करते। हमें दुख है, हमें अफसोस है, ये हमारी तहरीक के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। ये अपना इंतशार जो है, सियासी इंतशार या ज़ाती इंतकामात जो है इनके, जो आपस में इनके तजादात हैं, उन तजादात को आज़ाद कश्मीर के इस छोटे से खित्ते के अंदर इसकी फसल नहीं काश्त करनी चाहिए। जो कुछ हुआ है ये पसंदीदा नहीं है, मैं आपसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। प्रोफेसर रफीक भट्टी साहब, मैं आपके फैन को मायूस नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन ये हकीकत मुझे बयान करनी पड़ रही है कि आपने जिंदगी के 76 साल 76 बारें आप गुजार चुके हैं। यू आर नो 76। ये बातें मुल्क और कौम की अमानत होती हैं जो तजर्बे, तालीम, इल्म से इंसान एक्यूमुलेट करता है, हासिल करता है। और शऊर, इल्म, बालिदगी फैलाना ही एक उस्ताद का काम होता है और सही तरह से रहनुमाई करना होता है। इस वक्त पाकिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद में पीडीएम के जलसे में ये कहा गया कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में भी ये कहा जाता है कि इन लोगों ने कश्मीर का, बल्कि ये कहा दिया कि मरियम नवाज ने ये जुमला इस्तेमाल किया कि सकूते कश्मीर का जो जिम्मेदार है वो इमरान खान नियाजी है। आप इससे मुतफिक करते हैं? अगर 5 अगस्त 2019 के बाद नवाज शरीफ साहब होते तो क्या मुख्तलिफ करते जो इमरान खान ने नहीं किया? देखें जी मोहतरम शिराज खान जी, जो कुछ आपने बयान किया है ये वही बातें हैं जो पीडीएमए वालों ने मुजफ्फराबाद में की हैं कि इमरान खान ने कश्मीर को बेच दिया है। कश्मीर कोई सब्जी मंडी की चीज नहीं है कि सुबह बंदा जागेगा तो जाके मंडी में बेच के आ जाएगा। अगर बेचने की ही बात इनको ये समझते हैं कि बिक गया है, तो फिर इन बयान करने वालों को या कहने वालों को, जो कुछ पीडीएमए वालों के ने मुजफ्फराबाद में कहा है, उनको सोचना चाहिए कि ये सेल का काम, ये जो लूट सेल है ये आज की नहीं है। अगर वाकई कोई सेल का अमल है तो ये पिछले 70 सालों से चल रहा है, ये पिछले 70 सालों से हो रहा है। इस सेल में अगर कोई देखेगा तो हर किसी को फरोख्तकार ही पाएगा। मेरे मुताले के मुताबिक रियासत जम्मू कश्मीर की जो गुलामी है इस वक्त, जो मकबूजा कश्मीर यानी भारतीय कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ है और पिछले 5 अगस्त 2019 से जो कुछ मजीद हमारी खराबी हुई है, उसकी जिम्मेदारी हम इमरान खान
पर नहीं डाल सकते। ये हमें देखना होगा कि ये एक तसलसल है। कश्मीर के मामले को पहली बुनियादी बात यह है कि कश्मीरी क़यादत ने उसका उसको उसको सही डील नहीं किया है, और अगर उसके बाद हम बात करेंगे तो फिर वो पाकिस्तान की क़यादत की है और वो 47 से शुरू है। ये अलग बात है कि इमरान खान के दौर में वो तमाम बातें खुल के सामने आ गई हैं जो पीछे दबी हुई थी। तो इसका बोझ इमरान खान पर डालना, ये अपने आप को आप इन जिम्मेदारियों से बरी और जिम्मा करार देने की नाकाम कोशिश है। ये गलत बात है। जो कुछ कहा जा रहा है कि इमरान खान ने आके सेल किया है या खुदा न खास्ता आर्मी ने कुछ ऐसी बात कर दी है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सियासत है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। कश्मीर के मामले को हम पिछले 70-72 साल से प्रॉपरली डील नहीं कर रहे हैं, ना अंदरूने मुल्क कर रहे हैं, ना बैरूने मुल्क कर रहे हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि हिंदुस्तान का कोई इस्तेकाक नहीं बनता था कश्मीर पर, आज वो बड़ा हकदार बना हुआ है। और पाकिस्तान का कामल इस्तेकाक था, और पाकिस्तान कमजोर है और उसकी कोई से नहीं है, ना अंदरूने मुल्क कोई इस मामले में कामल इत्फाक है, और ना बैरून मुल्क, ना सफारती ताल्लुकात के हवाले से, ना आलमी सतह पर। हम अपने मामले को, अपने केस को कमजोर कर चुके हैं, और ये केस की जो कमजोरी है जिसका जिक्र लोग दूसरों पर जिम्मेदारी डालकर अपना दामन साफ रखना चाहते हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आजाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाने की बात चल रही है। आप समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है? और गिलगित बल्तिस्तान को भी इंतजामी तौर पर सूबा बना दिया गया है। और फिर राजा फारूक हैदर से मुंसलिक एक बयान आया है कि मैं आजाद कश्मीर का आखिरी वज़ीर आज़म होगा। डू यू थिंक कि एक तो मकबूजा कश्मीर का सौदा करना या कश्मीर पर बैक कर जाना, जो हमारी नेशनल पॉलिसी थी, अक़वाम मुत्तहिदा, असहाब राय, ये सारी हमारी पॉलिसी हुआ करती थी। लेकिन क्या हम चाहे भी तो उससे बैकअप कर सकते हैं? और अगर बैकअप करें तो उसकी बुनियादी वजह जो है वो चीन का प्रेशर है, अमेरिका का प्रेशर है, या हम खुद ही चाहते हैं कि सी पैक आ रही है हमारे पास और चाइना का कोई प्रेशर है? एक तो ये इसका आंसर कीजिएगा। और दूसरा, सूबा बनाने की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, हुकूमत पाकिस्तान का एक तारीखी और एक सियासी और एक कौमी मौक़िफ़ है, और वो पाकिस्तान के आइन के अंदर भी इन बिल्ट है कि रियासत जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक खुद अरादियत मिलने तक इसके मुस्तकबिल पर किसी किस्म का कोई समझौता मुमकिन ही नहीं है। पहले अगर हम थोड़ा सा इसको इसके तारीखी पस मंजर में देखें तो भारत ने अगरचे 5 अगस्त 2019 को उसको अपने टेरिटरी बनाकर उसकी हैसियत को खत्म करना किया, यानी आर्टिकल 370-35A को खत्म किया 5 अगस्त 2019 को। लेकिन अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से देखें तो हुकूमत पाकिस्तान ने, पीपल्स पार्टी वालों ने अपने दौर में ये दावा किया था कि हमने अपनी हुक्मरानी के दौरान जो बड़े काम किए हैं उनमें एक काम ये है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा या पाकिस्तान का एक हिस्सा बना दिया है। ये वो अपनी एक बड़ी अचीवमेंट समझते हैं। ये वो हुकूमत थी जिसके बानी जनाब जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम का ये मौक़िफ़ था कि हम कश्मीर के लिए 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। और जंग लड़ने वालों ने जनाब आज खुद खामोशी से इसको गिलगित बल्तिस्तान को अपना सूबा या एक स्टेटस देकर उसकी जो मुतनाज़ा हैसियत आलमी सतह पर थी
या जिसके हवाले से हम मतलब के जिहाद कर रहे थे, या जिसके हवाले से हम आजादी की जंग लड़ रहे थे, उस मसले को खुद खत्म किया। हम इंडिया को तो बहुत कुछ बुरा भला कहते हैं, लेकिन उनके जो इकदाम हैं वो हमारे बाद से शुरू होते हैं, हमने पहले शुरू कर लिए थे। अब रहा आजाद कश्मीर का मसला कि आजाद कश्मीर पर क्या होगा। मैं समझता हूं कि शायद पीटीआई की मौजूदा हुकूमत ये समझती है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का एक सूबा बनाया था, तो बड़ा बड़ा काम कर दिया था, हम रह गए। लिहाजा हो सकता है कि ये उनकी पैरवी करते हुए आजाद कश्मीर को भी कोई स्टेटस देकर इस मसले की जो आलमी हैसियत है और जो इसके तनाजे की हम इसको समझते हैं कि कश्मीरियों का एक तनाजा है और हुकूमत पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान इसके पीछे खड़े हैं, वो आज खुद उनका मौकफ कमजोर पड़ जाएगा और ये मसला हमारे हाथों से निकल जाएगा। लेकिन कश्मीर का वे फॉरवर्ड क्या है? यानी अगर 5 अगस्त के बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान को क्या इकदाम उठाने चाहिए थे, और मौजूदा दौर में स्टेटस को अगर बरकरार रहता है तो पाकिस्तान, जैसे कि इमरान खान साहब ने एक दफा फिर भारत को मुज़ाकरात की, नेगोशिएशन की दावत दी है, अब इस मसले को रख कर भी हम कहीं नहीं जा रहे हैं और इस पर कोई ब्रेक थ्रू भी किसी किस्म का नहीं हो रहा है, स्टेटस को भी नहीं टूट रहा है, तो आखिर करना क्या है? इसका वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए जब 5 अगस्त को भारत ने अपने सेकुलरिज्म की धज्जियां बखेरी थी और अपने डेमोक्रेसी का आलमी सतह पर मजाक उड़ाया था, आर्टिकल 370 को खत्म करके या 35A को खत्म करके, तो मैंने उस दौरान अपना एक मजमून लिखा था कि भारत ने जो क्लेम कर रखा था कि महाराजा हरि सिंह ने हमारे साथ इल्हाक किया हुआ है, और उस इल्हाक की कुछ बुनियादें थी, उसके कुछ शराइत थे, उससे कुछ उसकी प्री कंडीशंस थी। जब भारत ने वो प्री कंडीशंस खत्म कर दी तो पाकिस्तान को चाहिए था कि वो फौरी कोई इकदाम करता। चूंकि भारत के साथ हरि सिंह का मादा आज खुद खत्म हो गया, जब भारत ने खुद 5 अगस्त को रियासत की हैसियत को खत्म किया, रियासत के साथ या रियासत के साथ भारत के आयन में जो गुंजाइश दी हुई थी उसको खत्म करने के बाद हिंदुस्तान का इस्तेकाक खत्म हो गया था। तो इनको चाहिए था कि ये कोई ठोस इकदाम करते, उनको मौका था, और पाकिस्तान का इस्तेकाक बनता है, अब भी बनता है। मैंने कल ही परसों शायद आपको भी एक मैसेज में ये बताया था कि अगर नेपाल की रियासत हो सकती है, भूटान की रियासत हो सकती है और सिक्किम की रियासत हो सकती है, उनकी एक शनाख्त है, उनका अपना एक तशख्खुस है, उनकी हुकूमतें हैं। ठीक है, भारत ने कुछ उसकी कुछ कंट्रोल है, जैसे कम्युनिकेशन का है और फॉरेन अफेयर्स का है, या उसकी कंट्रोल का रेस्क्री कंट्रोल का है। तो ये मामले तो आर्टिकल 370 में भी मौजूद थे। आर्टिकल 370 के अंदर भी भारत को ये रियायतें मौजूद थी। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ऑप्शन क्या मौजूद है? क्या जंग करनी चाहिए थी? पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में हर जगह जाकर एहतजाज किया, वज़ीर आज़म ने तकरीरें की, इंटरनेशनल सतह पर हमने एहतजाज किए, हमें करना और क्या करना चाहिए? अचानक मौलवी का धरना आ गया, वो इस्लामाबाद में लेके आ गए मौलाना फजल रहमान साहब, उसमें कुछ तातल हो गया, फिर कोरोना वायरस 1 साल हो गया, दुनिया मर चुकी है, कई लाख लोग दुनिया में, कम यूके में 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मर गए, दुनिया की इकॉनमी बैठ गई है, हमारी जो ये यूके की इकॉनमी है 50% डाउन हो गई है। इनको अपने खाने की, अपने जिंदा रहने की, अपनी सर्वाइविंग की जंग की फिक्र है कि वो हमारे कश्मीर पर हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। इसी तरह अमेरिका की यही हालत, इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या थे? इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है इसकी मैशत कमजोर है, यहाँ पर सियासी अदम इस्तेकाम है, यहाँ पर ट्रेटर्स, गद्दारों का एक बड़ी फहरिस्त मिलती है, आर्मी के बारे में खुलकर लोग बातें करते हैं। तो पाकिस्तानी हालात में उसको करना क्या चाहिए था? हम लोग कहते हैं पाकिस्तान को ये करना चाहिए था, क्या करना चाहिए? जंग
जंग ही हो सकती थी। पाकिस्तान क्या इंडिया के साथ जंग चढ़ाई करता? क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? पूरे पाकिस्तान का बॉर्डर जो है, सरहदें हमारी इस तरह की तकसीम है, भारत के साथ मिलती है। एक 17-25 किलोमीटर हमारा अफगानिस्तान से है, वहां से हमारे वहां से जो दरअंदाजी होती है, दहशतगर्दी होती है। इसी तरह बलूचिस्तान के में जो प्रॉक्सी वार इंडिया ने छेड़ी हुई है, उसके हालात देख लें। पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी, अपनी जो सर्वाइवल की एक तरह की जंग लड़ रहा है। इन हालात में क्या हम जंग कर सकते हैं कश्मीर के ऊपर? जैसे 65 देखिए, बिला शक को शुबा पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम के बायस और माशी ये जो कमजोरी है, यानी कि माशी पसमानदगी जो है, इसके बायस ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि पाकिस्तान को कश्मीर के आज़ाद करवाने के लिए कोई जंग लड़नी चाहिए। जंगों का तजर्बा हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। इसका एक ही अल्टरनेटिव जो बार बार बताया जा रहा है और आइंदा भी बताया जाएगा, वो ये है कि इस रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए जिस खित्ते को हमने बेस कैंप बनाया हुआ है, उस खित्ते के लोगों को बाख्तियार बनाया जाए, उस खित्ते के लोगों को पर डिपेंड किया जाए, उस खित्ते के लोगों को उनके मसले के साथ जोड़ा जाए और मसले पर उनसे बात करवाई जाए। तभी दुनिया बात सुनेगी कि जनाब ये कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो आप और मैं किधर कश्मीर का केस लेके जाते हैं? कभी हमने कोई कश्मीर के मसले पर किसी आलमी फोरम पर जाके बात की है? मसला हमारा है और हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। सो ये कमजोरी है, ऑप्शन मौजूद है। लेट पीपल ऑफ कश्मीर एंड पर्टिकुलरली the government of Azad Jammu and Kashmir and the politicians of Azad Jammu and Kashmir with sincerity, they may rise up and they take the case in their hands and they go to the different countries and nations and they may deal the problem. ये मसला अब पाकिस्तान जंग करके हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत पानी दरियाओं के नीचे से बह चुका है, बहुत कुछ तब्दील हो चुका है, आलमी सिनेरियो भी तब्दील हो चुका है। और वो जिस तरह से हमारी सोच थी कि हम पता नहीं ये कर देंगे तो असरा हो जाएगा, एकदम से हम लाल किले पर जाकर झंडा लहरा देंगे, ये बातें अब नहीं रही हैं। अब जो हल है, अगर वाकई हुकूमत पाकिस्तान इसमें संजीदा है और हमारी क़यादत जो है वो भी, उसमें भी शऊर है और उसमें भी जान है और वो गैरतमंद है, तो वो ये काम कर सकते हैं। कभी कोई चीज किसी के हल का दरवाजा बंद नहीं होता, चूंकि कश्मीरियों ने लाखों के हिसाब से कुर्बानियां दी हुई हैं और जायज काज के लिए दी हुई हैं। इन कुर्बानियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा भी उनके साथ रही है और आज भी हमारा जो केस है अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद है। ऑप्शन यही है, जंग कोई ऑप्शन नहीं है। मैं जंग की कोई हिमायत नहीं करता। मैं एक ही बात कहूंगा कि ये सफारती महाज पर कश्मीर के लोगों को अथोराइज किया जाना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए कि वो ये केस प्लीड करें और हमें पीछे से जो सपोर्ट करते हैं वो करें। हम के हमारा जो कुदरती ताल्लुक है वो पाकिस्तान के साथ बनता है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी को समझ में ना आती हो। जब तक पाकिस्तान के हुक्मरान कश्मीर के मसले को कश्मीरियों के हवाले करके उनकी अखलाकी सफारती अमली सपोर्ट करें, यूएनओ में जाए तो वो कोई बंदा जाए जो कश्मीर का हो। उसके लिए जरूरी है कि आप कश्मीर के, आजाद कश्मीर के तशख्खुस को उबारे। अगर तशख्खुस नहीं देंगे तो फिर यही समझ लें कि जो कुछ आपने फरमाया है, जिस तरह आप महसूस करते हैं कि वजीर आजम आजाद कश्मीर को पेशगी इतला दी गई है कि आली जनाब आप आखिरी वजीर आजम है। भट्टी साहब, सरदार कयूम मुजाहिद अव्वल इंडिया चले गए और यही लगा था कि उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी कि आप वहां पर जाएं, लेकिन वहां गए, उन्होंने पाकिस्तान की बात की, उन्होंने कश्मीर की बात की, वहां उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार अटेंड किए, पाकिस्तान के सफीर बनकर गए और वो पाकिस्तान से बड़े पाकिस्तानी थे।
लेकिन बिल्कुल सही है। उसकी पैदाइश में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया गया। आप क्या समझते हैं कि आप हमारे अदारे अगर चाहते तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस खत्म हो सकती थी आजाद कश्मीर में, वहां मुस्लिम लीग नून बन सकती थी। 1947 से लेकर 2007 तक नहीं बनी, 8 तक नहीं बनी, लेकिन फिर आखिर बन गई। तो इसकी वजह यह है कि हमारे अदारों ने ही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को खत्म किया ना। आज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साबिक वजीर आजम सरदार अतीक अहमद खान जो है, उनकी जमात में से जो बाकी बचे कुचे लोग थे उनको पीटीआई में शामिल किया जा रहा है और वो फिर एक नई हुकूमत बनाई दी जाएगी। तो इसका मतलब ये कि जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, यानी कांग्रेस है, बीजेपी है, जिस तरह वहां हो रहा है वैसा ही आजाद कश्मीर में खेल खेला जा रहा है। तो फिर हमने हम में और मकबूजा कश्मीर के जो असेंबली है उसमें क्या फर्क फिर रह जाता है? देखिए ना, आपने मुझे ऑप्शन पूछा है, मैंने ऑप्शन बता दिया है। अगर ये गेम और ये खेल जिस तरह खेला जा रहा है, अगर ये जारी रहेगा तो इसके इसके जो नतायज होंगे तो वो मुफीद अच्छे नहीं होंगे, वो नतायज अच्छे नहीं होंगे। मैं इतना कह सकता हूं कि फिर वो नतायज जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे, इसलिए कि कश्मीर पाकिस्तान की मैशत के लिए, सियासत के लिए, इसकी तजारत के लिए, इसकी बका के लिए इसकी अस्करी जरूरत है। और अगर ये इसको इसी तरह से तकसीम करके जैसे कि स्टेटस को है उसी तरह रखने पर आमादा हो चुके हैं, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? फिर फातेह पढ़ सकते हैं, और क्या हो सकता है? फिर और क्या इससे हो सकता बेहतर है? तो इससे ये बेहतर है एक इससे बेहतर है इससे बेहतर है कि इसको सूबा ही बना दें, ताकि हम भी कश्मीरी, हमें हमारी कोई आवाज नहीं है। जब आप पाकिस्तान के कौमी अदारों में बात करें तो या तो सिंध में जाए तो सिंधी बैठे हुए हैं, पंजाब में जाए तो पंजाबी बैठे हुए हैं, सरात में जाए तो पख्तून बैठे हुए हैं, बलूचिस्तान में जाए तो बलोची बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के अदारों में कश्मीरियों के का अपना कोई हिसाब किताब नहीं है। पाकिस्तान की सेनेट में कोई वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि आप रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदा, रियासत जम्मू कश्मीर है, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब पाकिस्तान की कौमी असेंबली में आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो इससे बेहतर है ना कि सुबह बने, हम भी एहतजाज करें, हम भी पार्लियामेंट के अंदर जाएं, जो जुबान वहां बोली जाती है वहां कश्मीरी की भी आवाज हो, मीरपुर में भी एयरपोर्ट बने, मुजफ्फराबाद में भी एयरपोर्ट पड़े। हम हमें फिर गद्दार तो कोई ना कहे ना कि हम गद्दार हैं जब हम हकूक की बात करते हैं। तो बेहतर है सुबह बन जाए। नहीं तो क्या, क्या अगर ये सूबा नहीं बनता तो क्या यहाँ एयरपोर्ट नहीं बन सकती? तो नहीं बनेगी ना। अगर ये सूबा नहीं बनता तो क्या यहाँ तरक्याती काम नहीं हो सकते? नहीं, पर ये तो हो इसी तरह सकते हैं। ये तो आपकी प्रोफेसर, नीयत, ये तो नीयतों का फर्क है। अगर लोगों को हकूक देना चाहें, अगर लोगों की तरक्की करना चाहें, तो इसमें तो कोई अमर माने नहीं है, ये तो हो सकता है। अगर हम मसला कश्मीर के तनाजर में जाए तो जितने भी पाकिस्तान के हुक्मरान आए, हमारे लिए मसला कश्मीर के हवाले से कोई ज्यादा पेश रफ्त नहीं कर सके। एंड रिजल्ट कोई हमारे लिए हौसला अफजा जो है वो नजर नहीं आता। ना माजी के हुक्मरानों की को अगर हम उनका अहाता करें, उनकी कारकर्दगी देखें, और हाल में और मुस्तकबिल में भी ऐसा ही लगता है। लेकिन पाक अफवाज के किरदार को मसला कश्मीर के हवाले से आप कैसे देखते गुजारिश यूं है मोहतरम अजीजम व बरादरम शहराज खान जी के, जो मसला है कश्मीर का, इसे आप यूं समझ लें कि ये पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए नागुज़ीर हल तलब मसला है। अब इसको हल करने के हमें दो फेसेट्स, दो पहलू हमें देखते हैं, उनका जायजा लेते हैं या उनकी कारकर्दगी का मुआवजा करते हैं। एक तो खुद हुक्मरान है जो माजी के भी हैं, हाल के भी हैं, यानी कि उनका भी एक तसलसल है। और दूसरी जानब हमारी अफवाज पाकिस्तान है। चूंकि हमारी पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है वो कभी मुस्तहकम नहीं रही है,
और जो हमारे हुक्मरान रहे हैं जिन्हें हम जमहूरी हुकूमतों के सरबराह समझते हैं या कहते आ रहे हैं कि जो हम जमहूरी हुकूमतें रही हैं, उनके अंदर जो कश्मीर के हवाले से कंसेप्ट है वो उस तरह से क्लियर नहीं है। अगर हम पीपल्स पार्टी का मौकफ देखेंगे तो वो कुछ और है, अगर हम नॉन लीग का नवाज शरीफ का मौकफ देखेंगे तो वो कुछ और है, अगर कोई और थर्ड पार्टी भी है जैसे मौजूदा हुकूमत भी है तो इनका मौकफ भी मुख्तलिफ है। इनमें कुछ हम आहंगी, वाज़ेह हम आहंगी नजर नहीं आती। दूसरी तरफ अगर हम असाकर पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान को देखें तो चूंकि वो इसकी डेप्थ से वाकिफ है, इसके मशरकी महाज और इसकी दाखिली और खारजी जो इसके तकाजे हैं उससे बखूबी वाकिफ है, लिहाजा जम्मू कश्मीर की रियासत के हवाले से, उसकी तहरीक की आज़ादी के हवाले से, उनके हक के खुद अरादियत के हवाले से जो किरदार अफवाज पाकिस्तान का बनता है और जो चला रहा है वो बहुत जबरदस्त काबिल तहसीन है, क्योंकि इनके सामने मामला क्लियर है, कोई बात ढकी छुपी नहीं और एक तसलसल है आर्मी का, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान सियासत, पाकिस्तान के दाखिली खारजी मामलात और बिलखुसूस जो कश्मीर पॉलिसी है उस पर उनकी गहरी नजर भी है, गिरफ्त भी है, मालूमात भी हैं। तो इस मुआजने में मैं दो टोक अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ कि जो बेहतरी, जो कारकर्दगी हमें अफवाज पाकिस्तान के हवाले से नजर आती है वो पाकिस्तान के हुक्मरानों या सियासतदानों के हवाले से हमें उनकी पॉलिसियां कहीं मसले के हमारे जो हमारे सियासी कायदीन है उनकी पॉलिसियां कश्मीर के हवाले से कहीं कभी थोड़ी सी तेज हो जाती हैं, कहीं मसलत का शिकार हो जाती हैं, कहीं अबहम का शिकार हो जाती हैं, कहीं इख्तलाफ का शिकार हो जाती हैं, दाखिली तौर पर कुछ और कहते हैं, खारजी तौर पर कुछ और कहते हैं। इस इंतशार की वजह से हमारे पाकिस्तान के सियासतदान और सियासी पार्टियां और सियासी ज़ोमा कश्मीर के मसले को उस तरह से मुल्की सतह पर, आलमी सतह पर काबिल हल बनाने में पूरी तरह कामयाब नजर नहीं आते। जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान का, फौज पाकिस्तान का, उनके सामने मामला क्लियर है, उनके पास मालूमात भी अप टू डेट है और उन्हें अपने मशरकी मगरबी बॉर्डर्स के हवाले से और अपने दाखिली खारजी मुखालफिन में लफ्ज दुश्मन का इस्तेमाल नहीं करूंगा, दाखिली खारजी जो मुखालफतें हैं उनसे भी वो पूरी तरह वाकिफ हैं। इस एतबार, इस मुआजने की सूरत में ये हम सियासतदानों के प्लेटफार्म से देखते हैं वो उलझी हुई है, मुबहम है, गैर वाज़ेह है। यही नतीजा है कि आस्ता आस्ता ये मसला सद खाने में जाता रहा है। उन्हें सिर्फ ये बता दें कि 1947 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान जुदा हुए, दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क नजरिए अकीदे की बुनियाद पर, दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर माज़ वजूद में आया, वो है पाकिस्तान। उसके बाद ये जो कश्मीर का मसला है ये मुख्तसर अगर ये बता दें हमारी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए कि ये मसला बुनियादी तौर पर है क्या, दो मुल्कों के दरमियान ये एक सरहदी तनाज़ा है, इलाकाई तनाज़ा है, ये एक कौम की आजादी का मसला है, ये असल में इशू है क्या? बुनियादी तौर पर तो जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो हिंदुस्तान जो है उसके दो बड़े हिस्से थे। एक वो हिस्सा था जो बराह रास्त हुकूमत बरतानिया के ताबे था और उसके अलावा रियासतें थीं जिनके साथ हुकूमत बरतानिया के अलग-अलग मुआहदे थे और वो कुछ 650 रियासतें थीं। उनमें एक हमारी भी रियासत थी और हमारी रियासत को और बाकी रियासतों को ये हक दिया गया था जो बाकायदा से तकसीम हिंद के उस मंसूबे के अंदर मौजूद है, 3 जून के मंसूबे के अंदर मौजूद है और लॉर्ड माउंटबेटन के बयानात में भी मौजूद है कि रियासतों के हुक्मरान जो हैं उनको ये आज़ादी होगी कि वो चाहें तो हिंदुस्तान के साथ चले जाएं, चाहें तो पाकिस्तान के साथ चले जाएं, चाहें तो आज़ाद हो जाएं। ये बुनियादी बात थी।
अब रियासत जम्मू कश्मीर चूंकि मेजॉरिटी मुस्लिम रियासत थी, पाकिस्तान का ये मौकफ था कि ये हमारे साथ आनी चाहिए, लेकिन जो असूल तय हुआ था कि रियासत के हुक्मरान करेंगे, उस एतबार से हरि सिंह जो महाराजा था उसके पास ये एक उसके पास ये प्रिविलेज था, प्रेरोगेटिव था कि वो कोई फैसला करे। उसने जो फैसला किया वो फैसला चूंकि उस वक्त के हालात ऐसे थे कि उसने यक साइडेड, यक तरफा तौर पर भारत के साथ कुछ एक यूं समझ लें अबूरी किस्म का एक मायदा कर लिया कि जी हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, लेकिन वो बिल्कुल अबूरी था। उस पर हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने भी और मतलब कि बरतानवी हुकूमत ने भी और पाकिस्तान ने भी ये तय कर लिया था कि जो ही हालात ठीक होंगे हम रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक के खुद अरादियत देंगे और वो आज़ादी के साथ इसका फैसला करने के मजाज होंगे। अब चूंकि इस पर हुकूमत हिंदुस्तान ने अपने वादे मुआदे के बावजूद भी इस पर अमल दरामद नहीं कर किया और उनकी नीयत ऐसी थी कि वो नहीं चाहते थे कि रियासत जम्मू कश्मीर को वो मौका मिले कि वो ये लोग रियासत जम्मू कश्मीर के अपने मुस्तकबिल का हक खुद अरादियत का फैसला करें। खुद इंडिया ही यानी पंडित नेहरू ही इस मसले को यूएनओ में ले गए थे और यूएनओ ने भी यही कहा था कि लोगों को मौका मिलना चाहिए। इस तनाजर में हमने जब ये तकसीम हो गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक सीज फायर लाइन बनी, बाद में उसको हमने एक कंट्रोल लाइन की शक्ल इख्तियार दे दी, शक्ल दे दी। उसके बाद उन्हें ये चाहिए था कि लोगों को हुकूमतों के वादों के मुताबिक यानी हिंदुस्तान की हुकूमत के मुताबिक, उनके हुक्मरानों के मुताबिक, उनके सियासतदानों के मुताबिक और पाकिस्तान के हुक्मरानों के मुताबिक, बिलखुसूस बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और पंडित नेहरू के बयानात की रोशनी में ये होना चाहिए था कि इनको मौका मिलता कि ये फैसला करते। लेकिन इंडिया इस सिलसिले में सबसे ज्यादा टाल मटोल, सबसे ज्यादा बहाने करता रहा और ये मौका तलाश करता रहा कि आस्ता आस्ता हम इन लोगों से कश्मीर का जो उनका जो आज़ादी का जज्बा है वो छीन लें। उसको हम दबाते रहे। उनने यूं समझा कि डिले एंड डिफीट की पॉलिसी इख्तियार करेंगे और लोगों को कुछ मोटिवेशन देंगे, कुछ लोगों को खरीदेंगे, कुछ लोगों को अपने साथ मिलाएंगे तो ये मसला भूल जाएगा। और ये लेकिन चूंकि लोगों के अंदर आज़ादी का जज्बा मौजूद था, उस जज्बे को ये खत्म नहीं कर सके, वो आज भी जारी है। हमने ये कोशिश जो है वो कामयाब हमारी नहीं रही कि हम इस मसले को आवाम के साथ मिला देते, लोगों की राय के साथ मिला देते। ना हमने नसाब में इसको शामिल किया, ना हमने लोगों को ये मौका दिया कि वो इसके शरीक बने। और बिलखुसूस मैं अगर मैं गलत ना हूं और अगर लोग मुझे माफ करें तो मैं समझता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस मसले को कश्मीरियों के साथ शेयर करने की बजाय इसको खुद डील किया, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान तो अपने हालात के मुताबिक या अपने मामलात के मुताबिक ज्यादा खुल के बात तो नहीं कर सका। सिर्फ ये ही कि भाई योम यकजहती मना लेते हैं, ये 14 अगस्त। आम आदमी के पास आज सिर्फ यही है कि हमने 5 फरवरी मनाना है या हमने कोई एक दिन मनाना है। कश्मीर का क्या होगा, कश्मीर का मुस्तकबिल क्या होगा, हमारी क्या जिम्मेदारी है, अवाम की क्या जिम्मेदारियां हैं, ये बिल्कुल हमारे लोगों के जहन से निकल गया। हालात बदलते चले जा रहे हैं, माशी मसाइल बहुत संगीन होते जा रहे हैं। लोग अब आज़ादी से ज्यादा अपनी रोटी पर तवज्जो कर रहे हैं और ये हुकूमती पॉलिसियों का नतीजे में ऐसा रुनमा हुआ है। आपसे गुजारिश करूंगी, कश्मीर के हवाले से आपने बेशुमार किताबें भी लिखी हैं, आपकी शायरी के मजमूए भी हैं। एक किताब इधर मेरे पास है, कुछ इधर मेरी अलमारी में पड़ी हुई है। ये लिए एक्सक्लूसिव कश्मीर पर कोई आप हमें अगर अपने कलाम में से कश्मीर की मुनासबत से कोई नज़म, कोई गजल पेश करना चाहें तो आई मच अप्रिशिएट इट। थैंक यू वेरी मच शहनाज साहब। ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं चूंकि कश्मीरी हूँ और कश्मीर के हवाले से किताबें लिखी हैं और मंजूम किताबें भी हैं और मंसूर नजरी भी हैं। तो जैसे आपने फरमाया है, आपने मुझे हुक्म दिया है और मेरे लिए इज्जत की बात है कि कश्मीर पर जो कुछ मैंने लिखा है वो मेरे नादरीन और मेरे सामीन भी सुन लें। आपकी वसात से आपका शुक्रिया। ये मेरी एक नज़म है, जंजीर टूटने की
आवाज आ रही है। तहरीक हुर्रियत का एक काफला रवां है, तहरीक हुर्रियत का एक काफला रवां है, खुशबू लोहो नगर की हर सू कशा कशा है, हर मोहला दामा गुल फशा है, दुश्मन अमा तलब है, वहशत शिकस्ता जहां है, मंजिल शहादतों की अब मगा रही है, जंजीर टूटने की आवाज आ रही है, मंजिल शहादतों की अब जगमगा रही है, जंजीर टूटने की आवाज आ रही है। मैं तीरगी के पीछे अनवार देखता हूँ, मैं तीरगी के पीछे अनवार देखता हूँ, आतिश कदों में खिलते गुलजार देखता हूँ, तूने जिगर से रोशन मीनार देखता हूँ, आजादी वतन के आसार देखता हूँ, अब्रे करम की रिमझिम नगमे सुना रही, अब्रे करम की रिमझिम नगमे सुना रही है, जंजीर टूटने की आवाज आ रही है, जंजीर टूटने की आवाज आ रही है, मंजिल करीब तर है, चलना संभल संभल के, मंजिल करीब तर है, चलना संभल संभल के, बिजली चमक रही है पहलू बदल बदल के, तूफान बन रहे हैं अरमा मचल चल के, साहिल के है गर्दाब झील डल के, हर फूल नाचता है, हर शाख गा रही है, हर फूल नाचता है, हर शाख गा रही है, जंजीर टूटने की आवाज आ रही है, जंजीर टूटने की आवाज आ रही है, हर एक कतरा खून अब बोलने लगा है, हर एक कतराए खून अब बोलने लगा है, तहरीक हुर्रियत में रस घोलने लगा है, कातिल के भेद सारे अब खोलने लगा है, हर दुश्मन वतन पर दहशत सी छा रही है, हर दुश्मन वतन पर दहशत सी छा रही है, जंजीर टूटने की आवाज आ रही है, आईना जहां में तस्वीर है हमारी, आजाद जिंदगी तौकीर है हमारी, फतेह मबी की हामिल शमशीर है हमारी, तकमील कार मिल्लत तदबीर है हमारी, अपने लहू की मेहंदी
अब रंग ला रही है, अपने लहू की मेहंदी अब रंग ला रही है, जंजीर टूटने की आवाज आ रही है, जंजीर टूटने की आवाज आ रही है। एक सुबह ताजा होगी रोशन मेरे वतन में, हर शाख गुल बदामा होगी मेरे चमन में, खुशबू का रक्स होगा फूलों की अंजुमन में, एक तमकनत सी होगी हर गुल के पैरहन में, कंदील हुर्रियत की यूं झिलमिला रही है, जंजीर टूटने की आवाज आ रही है। मिल्लत के पास बानो आओ कदम बढ़ाओ, हाथों में अपने हुर्रियत का ऊंचा अलम उठाओ, जो रास्ते में आए दीवार वो गिराओ, अज़्मे समीम लेकर मैदान में कूद जाओ, तकदीर हुर्रियत का पैगाम ला रही है, जंजीर टूटने की आवाज आ रही है, जंजीर टूटने की आवाज आ रही है। बहुत खूब पट्टी साहब। मेरे ख्याल में रेगजार में मैंने एक आपकी गजल देखी है, इसमें लिखा है तमन्ना थी कि देखेंगे गुले गुलजार का कल्चर। मेरे ख्याल में जब आप मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान आए तो आपकी तमन्ना थी कि यहाँ जब आएंगे तो पाकिस्तान कैसा होगा, तो उसमें एक गजल में देख रहा हूँ, तमन्ना थी कि देखेंगे गुले गुलजार का कल्चर, मोहब्बत का, अखुवत का, सलूक और प्यार का कल्चर, अकीदत है दिलों में अपने आबा के तमद्दन से, मुसल्लत है मगर अजहान पर अगियार का कल्चर, न कुछ तहकीक करते हैं न कुछ तख्लीक करते हैं, अगर कुछ करते हैं तो बस तकलीद और तकरार का कल्चर, मैशत है अभी जागीरदारों के तसल्लत में, मैशत है अभी जागीरदारों के तसल्लत में, सियासत पर मुसल्लत है यहाँ सरदार का कल्चर, मुनाफिक को अगर हम लोग डिप्लोमेट कहते हैं, मुनाफिक को अगर हम लोग डिप्लोमेट कहते हैं, कहां से लाएंगे सच्चाई के इजहार का कल्चर, मेरे मद्दे मुकाबल ने उठा रखे हैं मिसाइल, मेरे मद्दे मुकाबल ने उठा रखे हैं मिसाइल, मेरे हाथों में है तबलीग व तलवार का कल्चर, गरीबों बेनवाओं की वहां कैसे रसाई हो, जहां राय जो पटवारी हो थानेदार का कल्चर, रफीक अब जाम लेकर मैं कदे में जाके बैठे हैं, जिन्हें हमने सिखाया था सूरे दार का कल्चर। प्रोफेसर रफीक भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप मुझे बताया कश्मीर पर और पाकिस्तान पर आपकी बहुत सारी शायरी है जो हम वक्तन फक्तन अपने प्रोग्रामों में सुना करेंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को सलामत रखे, पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान की खैर हो, कश्मीर के मजलूम और गयूर मुसलमानों को आज़ादी की नियामत से अल्लाह ताला सरफराज फरमाए, उन्हें नसीब करे कि वो भी एक दिन आज़ादी का सूरज तुलू होता हुआ देख सकें। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब शिराज साहब, और आपके चैनल का और आपके साथियों का और आपके इस वक्त का जो आपने दिया है, और मुझे अपने कौम के साथ हमने अपने ख्यालात के इश्तराक का या इजहार का मौका दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीम का और आपके उन तमाम लोगों का जो आपके साथ इश्तराक करते हैं। बहुत नवाजिश। बहुत शुक्रिया। थैंक